स्पर्मेटोजेनेसिस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप होता है गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट की फॉर्मेशन। तो उसी स्टेप के अंतर्गत पहला टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, तो दोनों के अंदर अपने अपने गैमीट फॉर्मेशन का काम जुड़ा होता है। तो मेल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है, उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल के अंदर भी गैमेटोजेनेसिस होता है, उसे oogenesis कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ के बनाने की प्रोसेस को, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, इस पर हमें डिस्कशन करना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके अंदर होती है, यानी कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। जरा डायग्रामेटिकली एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में लोकेशन कहाँ है। टेस्टिस, ये टेस्टिस होती हैं जो स्क्रोटम में मौजूद हैं। टेस्टिस में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, इन कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। लगभग 200 से 250 कंपार्टमेंट होती है टेस्टिस के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। इनको कहा गया है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। इनके अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी सेल इसमें टेक पार्ट करेगी। तो इसके लिए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर चलते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का अगर क्रॉस सेक्शन काटें और माइक्रोस्कोप में देखें तो ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है जो हमें दिखाई देगा। हर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की आउटर मेम्ब्रेन जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है, जैसे कि ओवरी की कहलाती थी। हर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की आउटर मेम्ब्रेन जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और उसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स हैं जो देखने को मिलती हैं। कुछ लार्जर सेल्स होती हैं, इन लार्जर सेल्स को कहते हैं सार्टोरी सेल्स। ये सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग नहीं लेती। मेनली जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेंगी उनको कहा जाएगा स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, जो सार्टोरी सेल्स के बीच में मिलती है। ये सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। ये सेल्स
उसमें टेक पार्ट करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सेल टेक पार्ट, कौन सी सेल ने टेक पार्ट किया, उनका नाम है स्पर्मेटोगोनियम सेल। जनरली इन सेल्स को हम मेल जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम मेल जर्म सेल भी कहते हैं। ये वो सेल हैं जो स्पर्म बनाने का काम करते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बॉडी सेल्स ही हैं, डिप्लॉयड नेचर की होती हैं। इनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 रहती है, अर्थात ये इनकी प्लॉइडी 2n है। 2n का मतलब है कि इनके अंदर क्रोमोसोम की अमाउंट 46 ही रहेगा। इनके अंदर भी 46 रहता है, और सार्टोरी सेल भी बॉडी सेल्स हैं, तो उनके अंदर भी 2n रहेगा। ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में टेक पार्ट है। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर वो टाइम क्या है, वो एज क्या है जिसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्यूबर्टी पर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, और मेल के अंदर प्यूबर्टी की एज होती है 12 to 14 ईयर। तो कहने का मतलब है स्पर्मेटोजेनेसिस भी 12 to 14 ईयर्स के दौरान ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसी समय मेल के अंदर प्यूबर्टी आती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत 12 से 14 साल के बीच में हो जाती है, और ये एज मेल में प्यूबर्टी की एज होती है। तो टाइम ऑफ इनिशिएशन एट प्यूबर्टी मीन्स 12 to 14 ईयर। अब प्रश्न आता है कि ये प्रोसेस होगी कैसे, मैकेनिज्म क्या है इस प्रोसेस का। मैकेनिज्म हम एज वाइज डिसाइड करते हैं कि होगा कैसे। बर्थ से लेकर और प्यूबर्टी तक स्पर्मेटोगोनियम सेल, या जिन्हें हम मेल जर्म सेल कहते हैं, वो अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करेंगी माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, क्योंकि उन्हें क्रोमोसोम हाफ नहीं करने हैं, अपने जैसी ही सेल प्रोड्यूस करनी है। तो बर्थ से लेकर और प्यूबर्टी तक ये मान लो एक मेल जर्म सेल है, और ये दो बनाएंगी, दो से फिर दो सेल बनेंगी, और फिर इनसे फिर दोबारा से और सेल बनती चली जाएगी। प्यूबर्टी तक यही काम चलता है सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर। तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक सिंपली स्पर्मेटोगोनियम सेल्स या मेल जर्म सेल्स इंक्रीज देयर नंबर। यहाँ पर सेल डिवीजन जो हो रहा है वो माइटोसिस हो रहा है, और सबकी प्लॉइडी यहाँ पर 2n रहने वाली है, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम सेम रहते हैं।
बर्थ से 12 से 14 साल तक यही काम होता है कि ये अपनी संख्या बढ़ाएंगे। अब प्यूबर्टी पर क्या होता है कि हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम हार्मोनल कंट्रोल में डिस्कस करेंगे कौन से हार्मोन लीड होते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है और हार्मोन्स के सिक्रीशन के कारण ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं दे कलेक्ट द रिजर्व फूड मटेरियल एंड गेट इनलार्ज्ड, साइज में बड़ी हो जाती है। मैं किसी एक को लेकर बात कर रहा हूँ। द स्पर्मेटोगोनियम सेल्स will collect the reserve food material and become enlarged, बड़ी हो जाएगी। और जैसे ही जो सेल स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बड़ी हो गई है उसको कहते हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसा इस सेल के साथ हुआ है, बड़ी हो गई है, स्पर्मेटोगोनियम सेल ही है, प्राइमरी साइट बन गई है, वैसे सभी सेल्स के साथ यही होता है कि सभी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम सेल्स प्यूबर्टी पर अपने साइज को एनलार्ज करके और बड़ी हो जाती हैं, साइज को ग्रो कर लेती हैं और उन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब मियोसिस फर्स्ट करती है। मियोसिस करती है और हमने 11th में पढ़ा है कि मियोसिस एक रिडक्शन सेल डिवीजन होता है जिसमें 4 सेल बनती हैं। 2 स्टेप में प्रोसेस पूरी होती है, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में, और फाइनली बनने वाली सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या हाफ रहती है। तो वो डिवीजन स्टार्ट होता है। तो हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले मियोसिस फर्स्ट करती है और 2 सेल बनाती है। इस दौरान मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम हाफ हो चुके होते हैं, तो प्राइमरी साइट में भी क्रोमोसोम नंबर 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में केवल एनलार्जमेंट हुआ है, कोई रिडक्शन इन क्रोमोसोम नहीं हुआ है। इसलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 ही रहने वाले हैं। इसलिए मियोसिस फर्स्ट किया और 2 सेल बनाई। इन सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनका प्लॉइडी एन रहेगी। यहाँ पर क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं। ह्यूमन बीइंग में 46, 46, 46, 46, 46 यहाँ तक रहेंगे। जैसे ही प्राइमरी साइट ने मियोसिस फर्स्ट किया वहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई, प्लॉइडी एन हो गई और वहाँ पर क्रोमोसोम 23 पहुँचे। इन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देन हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकंड में जाता है और मियोसिस सेकंड बना करके 2 सेल और बनाता है। ओवरऑल 4 सेल तैयार हो जाते हैं। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने अब मियोसिस सेकंड की है और 2 सेल बनाई हैं और इन सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटिड। और इनकी प्लॉइडी भी एन रहने वाली है, क्योंकि ये मियोसिस के बाद एन ही रहेगी। तो स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकंड करके और स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करती है। ये स्पर्मेटिड अंडरगोज मॉडिफिकेशन एंड मैच्योरेशन। सभी स्पर्मेटोसाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, मैच्योरेशन करते हैं और गेट कंप्लीट अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ।
अब इसमें कुछ नहीं होगा, क्रोमोसोमल चेंज, सभी के सभी कन्वर्ट हो जाएंगे मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में। ये मॉडिफिकेशन और मैच्योरेशन प्रोसेस के द्वारा होगा और सभी के सभी स्पर्मेटेड कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटेड का स्पर्मेटोजोआ में जो कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। दिस स्टेप, दिस इवेंट उसे कहा गया है स्पर्मियोजेनेसिस। After the formation of spermatozoa, they will take the food from the Sertoli cells. जैसी स्पर्मेटोजोआ बनेंगे वो अपने फूड को टेक करेंगे Sertoli cells से। And after gaining the food from Sertoli cell, they will released from the seminiferous tubule. ये seminiferous tubule से रिलीज कर दिए जाएंगे। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलकर वो वासा रेटिटेस्टिस में आते हैं। रेटिटेस्टिस से निकलकर वासा इफ्रेंशिया में आते हैं और वासा इफ्रेंशिया से वो एपिडिडाइमिस में जाकर कलेक्ट हो जाते हैं। तो रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को रिलीज कर देना, इसी को कहा गया है स्पर्मिएशन। तो ये हमारी एक प्रोसेस थी जिसको हमने डिस्कस किया स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। तो एक रिवीजन में लेते हैं कि प्रोसेस कैसे होती है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक केवल अपना मल्टीप्लिकेशन करके इंक्रीज देयर नंबर, अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक इतना काम होता है। प्यूबर्टी पर हार्मोनल सिक्रीशन की वजह से हर स्पर्मेटोगोनियम सेल्स रिजर्व फूड कलेक्ट करती है और अपने साइज को बढ़ा लेती है। इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करती है। पहले ये मियोसिस फर्स्ट करके दो सेल बनाती है जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर मियोसिस सेकेंड करके स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करती है। हर स्पर्मेटिड मॉडिफिकेशन मैच्योरेशन के दौरान स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है और वहाँ से फिर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म रिलीज कर दिए जाते हैं और इसकी प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि प्यूबर्टी पर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपने साइज को बढ़ाकर दे कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बर्थ से प्यूबर्टी तक ऐसा क्या नहीं हुआ कि प्यूबर्टी के इवेंट नहीं हो पाए? प्यूबर्टी पर ही ये इवेंट क्यों हुए? इसका कारण है कि प्यूबर्टी पर हार्मोनल सिक्रीशन होता है। हार्मोन्स का रिलीज होना शुरू हो जाता है प्यूबर्टी पर, इसीलिए ये प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद में स्टार्ट होता है। ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस्ड प्रोसेस है। इस यहाँ के बाद की सारी प्रोसेस में हार्मोन इन्वॉल्व है। यहाँ से पहले तक केवल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे बॉडी की नॉर्मल सेल माइटोसिस कर रही है, वैसे ही ये सेल भी माइटोसिस कर रही है। वहाँ से पहले प्यूबर्टी से पहले तक कोई हार्मोनल इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। तो अपना एक क्वेश्चन आता है प्यूबर्टी पर कौन से हार्मोन्स हैं
जो स्पर्मेटोजेनेसिस को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल कंट्रोल, प्यूबर्टी पर ऐसा क्या हुआ कि हार्मोन्स की वजह से स्पर्मेटोसाइट्स बनना शुरू हुए, स्पर्मेटिड बने और स्पर्मेटोजोआ बने। तो जैसी प्यूबर्टी आती है 12 to 14 एज की 12 to 14 की एज को कोई भी इंडिविजुअल अचीव करता है, उसी समय प्यूबर्टी पर उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड मिड ब्रेन में पाई जाती है। वहां से एक हार्मोन रिलीज हुआ है और उस हार्मोन का नाम है GnRH, जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुंचता है। जैसे ही ये GnRH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुंचता है, इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज टू हार्मोन नेम्ड LH and FSH। तो पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है, एक हार्मोन है LH और एक FSH। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। जो LH है ये वर्क करता है लेडिंग सेल्स पर। लेडिंग सेल्स जो सेमिब्रश ट्यूब्यूल्स के बीच में पाई जाती हैं, इन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये लेडिंग सेल्स पर वर्क करके उसे प्रमोट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करे। LH ने जाकर वर्क किया लेडिंग सेल्स पर, जिससे लेडिंग सेल्स ने एक हार्मोन रिलीज किया है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। FSH ने वर्क किया सार्टोरी सेल्स पर, और सार्टोरी सेल्स को इनिशिएट कर दिया कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करे। FSH work on Sartori cell. Sartori cell initiate spermatogenesis. Along with the testosterone. टेस्टोस्टेरोन के साथ में सार्टोरी सेल्स ने स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट किया। उधर टेस्टोस्टेरोन ने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कॉज किया। ये पूरा प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पर। अगर GnRH ना आता प्यूबर्टी पर तो आगे की कोई भी प्रोसेस नहीं होती। तो शुरुआत होती है प्यूबर्टी पर हाइपोथैलेमस से GnRH के आने से। GnRH आया तो पिट्यूटरी ने दो हार्मोन रिलीज कर दिए, LH और FSH।
एलएस ने जाकर वर्क किया लीडिंग सेल्स पर। लीडिंग सेल जो थी उसने टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया। टेस्टोस्टेरोन ने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बियर्ड, मोस्टैक, क्रैकिंग वॉइस ये सारे कैरेक्टर को प्रमोट किया। एफएसएच ने साल्टोरी सेल्स पर वर्क किया और साल्टोरी सेल्स ने स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट किया अलॉन्ग विद द टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर। दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम एक स्पर्मेटोजुआ की स्ट्रक्चर पे बात करें कि स्पर्मेटोजुआ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो अगला टॉपिक आता है कि स्पर्मेटोजुआ उसकी शेप कैसी है, एक मैच्योर स्पर्मेटोजुआ की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटोजुआ को सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टडी करने के लिए हम उसकी पूरी बॉडी को 4 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट उसकी जो बॉडी का होता है वो है उसका हेड रीजन। थोड़ा सा कॉनिकल शेप होती है और हेड रीजन में पाए जाते हैं 23 क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये है स्पर्मेटोजुआ का हेड, जिसमें पाए जाते हैं 23 क्रोमोसोम। हेड रीजन के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम कहते हैं एक्रोसोम, और इसमें पाए जाते हैं एंजाइम्स, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये जो हेड है जब आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब स्पर्म मूव करेगा, एग के पास पहुंचेगा, तो ये हेड रीजन सबसे पहले टच करता है एग को, और इसके ऊपर का जो एक्रोसोम है ये तुरंत बस्ट होकर अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देता है। जो एग की वॉल होती है जिसमें हम जोना पेलिफेरा कहते हैं, उसमें होल क्रिएट करने का काम यही हेड रीजन का एक्रोसोम करने वाला है। दूसरा पार्ट जो कि स्पर्मेटोजुआ में होता है, एक छोटा सा पार्ट है, उसे कहते हैं नेक रीजन। हेड के बाद इतना हिस्सा नेक रीजन होता है, और नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल होते हैं मात्र, और कुछ नहीं होते। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और इसको कहा जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जब एग फ्यूज करता है, स्पर्म एग के जो स्पर्म का हेड फ्यूज करता है, अंदर जाता है एग के अंदर, तो ये प्रॉक्सिमल भी साथ साथ अंदर जाता है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, तो उस समय जब हेड और एग के कंटेंट का फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो उस समय जरूरत पड़ेगी सेंट्रियोल की कि जाइगोट में डिवीजन करे, जाइगोट अपनी संख्या को बढ़ाए, और उस समय जरूरत पड़ेगी एक सेंट्रियोल की। तो ये सेंट्रियोल हेड के साथ में एग के अंदर जाता है। ये डिस्टल सेंट्रियोल एक एक्सियल फिलामेंट बनाता है जो आगे के स्पर्म के हेड पार्ट्स को जोड़ के रखता है। कल कौन कौन से पार्ट इससे जुड़ेंगे आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ये नेक रीजन है। उसके बाद अगला हिस्सा जो आता है स्पर्म का वो है मिडिल पीस।
दैट इज मिडिल पीस। ये स्पर्म का नेक्स्ट हिस्सा होता है और मिडिल पीस में काफी ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं ताकि स्पर्म आसानी से मूव कर सके। और उसके बाद लास्ट पार्ट जो स्पर्म का होता है वो है टेल रीजन। ये स्पर्म का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। पूरा स्पर्म का मिडिल पीस तक का शरीर एक तरफ और टेल एक तरफ, तो तब भी टेल बड़ी पड़ेगी साइड में शेष हिस्से से, तो ये रीजन कहलाता है टेल। ये स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूटिरस, यूटिरस से फैलोपियन ट्यूब तक मूवमेंट करने में उसकी हेल्प करने वाली है। तो इन चार पार्ट से मिलकर बना हुआ स्पर्म का शरीर। हेड जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसकी टिप पर एक्रोसोम होता है जो एंजाइम्स रखता है। मिडिल पीस में दो सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल स्पर्म के साथ हेड के साथ एंटर करता है ओवा के अंदर, और डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट बनता है जो मिडिल पीस इन सबको जोड़ के रखने वाला है, कनेक्ट करके रखने वाला है। ये स्पर्म का है। अब ऐसा लग रहा है कि स्पर्म बीच में पार्ट्स में बटा हुआ है। फिर उसके बाद पूरे स्पर्म की जो बॉडी होती है उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग रहती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो स्पर्म्स को ओवरऑल कवर करेगी, क्योंकि स्पर्म से एक हैप्लॉइड सेल है, शेप भले इसकी सेल जैसी ना दिख रही हो पर है तो एक सेल ही। तो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो स्पर्म्स को पूरी बॉडी को कवर करती है और सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये होती है स्पर्म्स की एक स्ट्रक्चर जो हमें सामने दिखाई दे रही है। तो मैच्योर स्पर्म के चार हिस्से, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। हेड का काम सिंपली ओवा के साथ फ्यूज करना और प्लस ओवा की वॉल को डिसॉल्व करने के लिए एक्रोसोम का इस्तेमाल करना। नेक बहुत छोटा सा हिस्सा है, केवल दो सेंट्रियोल है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सेल डिवीजन जब जायगोट में होगा उसमें हेल्प करेगा। डिस्टल सेंट्रियोल ने एक फिलामेंट बनाया जो स्पर्म्स के अदर पार्ट मिडिल पीस और टेल को कनेक्ट करके रखता है। मिडिल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए, और जो टेल रीजन होता है उसका एक लॉन्गेस्ट पार्ट है, उसका फंक्शन होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म को फ्लोट करने में हेल्प करना, स्विम करने में हेल्प करना। ये हमारा स्पर्मेटोजोआ है। तो हमने इस टॉपिक में, इस वीडियो में पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा, उसका हार्मोनल कंट्रोल देखा और एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर कैसी होती है और स्पर्मेटोजोआ के जो जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं और वो क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए किया।